दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। टमाटर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। मखाना की खेती से कमाए अधिक मुनाफा। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं, उनको इस फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में कुछ जरूरी कार्यों जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरकों का प्रयोग और पौध संरक्षण के उपायों को करना होगा। तो आप इन कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला सागर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। जो हमारी बहुत प्रमुख सब्जी है टमाटर, जो विटामिन सी का भी स्रोत है और हम जिसको कच्चे रूप में भी, सब्जी के रूप में भी, सुखाकर, सूप के रूप में, तमाम रूपों में उपयोग करते हैं। ये एक ऐसी फसल है जो वर्तमान में पूरे वर्ष हमारे भोजन में शामिल है, खाद्य श्रृंखला में शामिल है। इसका जो हम उत्पादन करते हैं, इसमें उत्पादन में तमाम तरह की जो सावधानियां उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। खरपतवार सभी फसलों के लिए हानिकारक होते हैं, पर बात करें टमाटर की तो खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह खरपतवार टमाटर की फसल को अधिक हानि पहुंचाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टमाटर की जड़ ज्यादा गहरी नहीं होती है और सभी पौधे मिट्टी की ऊपरी सतह से पोषक तत्व लेते हैं। ऐसे में यदि पौधे के पास खरपतवार रहते हैं तो पौधे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाते, जिससे उनका विकास रुक जाता है और पैदावार भी घट जाती है। इसलिए टमाटर के खेत में निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त करना चाहिए। आजकल तो जो डिटर्मिनेट टाइप की वैरायटी आती है, जिनमें स्टैकिंग हम करते हैं, पौधों को सहारा देने का काम करते हैं, तो वो बहुत जल्दी हमें 20 दिन का हमारा टमाटर हो लगे हुए और हम स्टैकिंग शुरू कर दें। स्टैकिंग करने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो है कि बीमारियों का प्रकोप कम होता है, कीड़ों का प्रकोप कम होता है और पौधों को ज़्यादा मात्रा में प्रकाश का जो प्राप्ति होती है, तो उनमें फलन काफ़ी अच्छा होता है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। टमाटर में स्टैकिंग करने से ही हम 15 से 20% उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई का अहम योगदान होता है। तो टमाटर की फसल में सर्दियों के मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल से और गर्मी के मौसम में 6 से 7 दिन के अंतराल में हल्का पानी देते रहें। अगर संभव हो सके तो कृषकों को सिंचाई ड्रिप इरिगेशन द्वारा करनी चाहिए। जो उर्वरक प्रबंधन है वो बहुत जरूरी है। टमाटर एक इंडिकेटर प्लांट है। इंडिकेटर प्लांट का मतलब है कि जो 16-17 प्रकार के पोषक तत्व हैं, वो टमाटर में पूरे के पूरे जो पोषक तत्वों के लक्षण अगर कमी है तो दिखाई देते हैं। प्लांटिंग करने के बाद हम लगातार इस बात का ध्यान रखें कि हमें नत्रजन युक्त उर्वरकों का उपयोग बहुत संतुलित और समन्वित मात्रा में करना है। अनावश्यक रूप से नत्रजन उर्वरकों का उपयोग करने में या ज़्यादा उपयोग करने में हमारी बीमारियों का फैलाव ज़्यादा होता है। तो वर्तमान में जो नई तकनीकी है, जैसे नैनो यूरिया है, नैनो DAP है, इनका हम उपयोग करें और NPK जो घुलनशील 19-19 या 18-18 आता है, उसको हम ड्रिप से या स्प्रे के माध्यम से हम पौधों को दें, जिससे संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति पौधों को होगी और निश्चित तौर पे हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट का प्रकोप अधिक होता है। पहले इस कीट की इलिया पौधों की कोमल पत्तियों, तनों एवं फूलों को खाती है। उसके बाद यह सूड़ियां कच्चे पके टमाटर के फलों में छेद करके उनके अंदर गुद्दा खा जाती है। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। इसके अलावा खेत में
20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाए। रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच लगने चाहिए। इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोस्कार्ब दवा की 1 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। सबसे प्रमुख समस्या आती है वो आती है थ्रिप्स की। इसके अलावा व्हाइट फ्लाई, ये 2 रस चूसक कीट हैं। इनके नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहला काम करना है, नीले और पीले रंग के चिपचिपे प्रपंच लगाएं हम। पीले रंग का जो चिपचिपा प्रपंच है वो सफ़ेद मक्खी के लिए है और नीले रंग का जो चिपचिपा प्रपंच है वो थ्रिप्स के लिए है। तो हम 150 प्रति हेक्टेयर के मान से इनको लगाएं जिससे रस चूसक कीटों का प्रकोप कम हो सके। दूसरी बात, शुरुआती दौर में हम वहाँ पे नीम का तेल या नीम आधारित जो कीटनाशी है उनका स्प्रे करें। वर्तमान में बहुत सारे कीटनाशी प्रचलन में है। अगर रस चूसक कीटों का प्रकोप हो रहा है तो आप एसिटामिप्रिड, थायोमेथॉक्सैम, ये तो अच्छे कीटनाशी हैं। इनका हम 150 ग्राम मात्रा को 400 से 500 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टेयर के मान से इनका स्प्रे करें। कई बार हमारे किसान भाई कीटनाशी की मात्रा बढ़ा देते हैं जिससे बाद में जो रेजिस्टेंस की जो समस्या आती है वो आती है। इनकी हम 1 या 2 बार स्प्रे करें। टमाटर में लगने वाला फल सड़न रोग, इस रोग का संक्रमण अधिकतर कच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं जो हिरन की आंखें की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हम सतत खेतों की निगरानी करें, बार बार खेत में जाके भ्रमण करें। किसी प्रकार का कोई अगर संदेहास्पद पौधा है जिसमें कोई बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं या कीड़ों के लक्षण दिख रहे हैं, उसको तत्काल खेत से अपरूट करके निकाल के हम उसको ज़मीन में गाड़ के नष्ट कर दें, जिससे बीमारी और कीड़ों का फैलाव हमारे खेतों में कम हो। हमारे लिए बेहतर है क्योंकि सब्जियां ऐसी हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं, रोज हम इनका उपयोग करते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर पीएम मोदी ने रखी एक नई परियोजना की आधारशिला। LIGO इंडिया प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, जारी किया डाक टिकट सिक्का। समलैंगिक विवाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित। संविधान पीठ करेगी समलैंगिक जोड़ों की कानूनी मान्यता पर फैसला। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, बरकरार रहेगी शिंदे सरकार, कहा उद्धव पद नहीं छोड़ते तो राहत देती। दिल्ली के प्रशासनिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली सरकार को दिया ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार, 5 जजों की बेंच ने एकमत से सुनाया फैसला। पंजाब के नंगल में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, स्कूल के 10 बच्चे बेहोश, स्टूडेंट टीचर्स की तबीयत बिगड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, मखाना की खेती बिहार में ही नहीं अब अपने राज्य छत्तीसगढ़ में भी होगी। सरकार इसे काफी बढ़ावा दे रही है। यदि आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो इस समय कुछ खास प्रबंधनों को अपनाकर मखाना की रोपाई कर सकते हैं। तो मखाना की रोपाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है और रोपाई के बाद फसल का प्रबंधन किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा। मखाना की रोपाई हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो हम डायरेक्ट तालाब में बीज छिड़क देते हैं ताकि और इसी तरीके से उसमें हो जाता है मखाना और उसमें कुछ करना नहीं रहता है। दूसरा, हम खेत में भी मखाना का उत्पादन कर सकते हैं।
तो खेत में हमको सुनिश्चित करना है कि 2 से 3 फीट पानी हमेशा बना रहे, तब हम उसमें रोपाई कर सकते हैं। ऐसा खेत चुनिए जहाँ पे पानी की दिक्कत ना हो। मेरा एक और सुझाव है किसान भाइयों के लिए कि जैसे कि ये हमारे पास लो लैंड एरिया जो हो, वहाँ पर जो पानी भराव वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे हमेशा 2 से 3 फीट तक पानी हमेशा खेतों में बना रहे, वैसे ज़मीन का चुनाव करें ताकि हमारे किसान भाइयों को कि पानी की समस्या से जूझना ना पड़े और फसल भी अच्छे से अच्छी मिल सके। मखाना अपने बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में मखाना की खेती सबसे अधिक भारत में होती है। भारत की बात की जाए तो बिहार में मखाना की खेती सबसे अधिक होती है। ये पौष्टिकता से भरपूर फल है। इसका उपयोग मिठाई, नमकीन और खीर बनाने में भी किया जाता है। मखाना उष्ण जलवायु का पौधा है। गर्म मौसम और पानी इस मखाना की फसल को उगाने के लिए बेहद जरूरी है। मखाना की खेती के लिए चिकनी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। जलाशयों, तालाबों और निचली जमीन में रुके हुए पानी में इसकी अच्छी उपज होती है। निचली भूमि जिसमें धान की खेती होती है, वहां मखाने का अच्छा उत्पादन होता है। मखाना तालाब या पोखर की मिट्टी में उगाया जाता है। पहले तालाब या पोखर की पूरी तरह से सफाई की जाती है, फिर बीजों का छिड़काव किया जाता है। जिस पोखर में एक बार मखाना उगाया जा चुका है, उसमें दोबारा बीज डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली फसल से नए पौधे उग आते हैं। और सबसे अच्छा प्रभेद है अभी ICAR इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप है स्वर्ण वैदेही, उसका चयन कीजिए। उससे उसमें क्या होता है कि वो दोनों जगह पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तालाब में भी और खेत में भी, दोनों जगह अच्छा परफॉर्मेंस देता है और उसका उपज भी बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि नर्सरी हम तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए अगर डायरेक्ट आप किसी तालाब में मतलब उसी तालाब में आप करना चाहते हैं जिस तालाब में पहले से हो रही है, तो उसमें सुनिश्चित कर लें कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में जितने भी खरपतवार हों, जैसे कि जलीय खरपतवार, जलकुंभी है और भी बहुत सारे होते हैं, वो पूरा नष्ट कर देना चाहिए उसमें और पूरा निकाल देना चाहिए, ताकि जब पौधे का बीज का अंकुरण दिसंबर और जनवरी में हो, तब वो घास फूस के साथ पोषक तत्वों के लिए कंपटीशन ना करे। ये हमको सुनिश्चित कर लेना चाहिए। एक बात और किसान भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम इसका खेत की तैयारी करें तो अच्छी तरीके से हम मिट्टी जांच करवा लें। अगर और दूसरा हमारे पास पोषक तत्वों की मात्रा अगर कम हो तो उसमें हम कम से कम पर एकड़ में 10 टन वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद मिला लें। और रोपाई के समय हमको NPK तीनों हमको लगभग 40 kg नाइट्रोजन और 24 kg फास्फोरस और 16 kg पोटेशियम ये अप्लाई करना है हमको प्लांटिंग के टाइम पे, ताकि हमारी फसल जो है अच्छे से तैयार हो सके। और अगर हो सके तो इसमें ग्रीन मैन्योरिंग का भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। फील्ड प्रिपरेशन से पहले हम अगर कोई ग्रीन मैन्योरिंग या दलहन वाली फसल उगाकर उसमें जुताई के टाइम पे उसी में जुताई कर दें, तो इससे हमारा क्या होगा कि केमिकल फर्टिलाइज़र का बोझ जो है हमारे ऊपर है वो कम हो जाएगा और हमको फसल भी अच्छी मिल जाएगी। और दूसरी प्रोडक्टिविटी जो मिट्टी की है वो ज़्यादा दिन तक बरकरार रहेगी। रोपाई के समय तालाबों में किसी प्रकार की तैयारी की जरूरत नहीं होती, बस तालाब में उग रहे जलीय खरपतवारों को निकालना पड़ता है। लेकिन अगर आप खेत में मखाना रोपना चाहते हैं तो धान की खेत के समान ही खेत की तैयारी करें। ये अभी बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि पहले अगर रोपाई कर देंगे तो पानी का अरेंजमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है अगर खेत में रोपाई करना चाहते हैं तब। और इसमें प्लांट से प्लांट और रो टू रो दूरी हमेशा 1 से 1.5 मीटर बना के रखें, चाहे आप खेत में लगाएं या चाहे आप तालाब में लगाएं। और हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको 50 से 60% नर्सरी ज़्यादा तैयार करना है, क्योंकि इसका बीज का जर्मिनेशन जो है 50 से 60% ही होता है। तो इसके लिए इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमको नर्सरी थोड़ा ज़्यादा उगाना है। अगर कभी हमको गैप फिलिंग करना पड़े तो उसी से हम गैप फिलिंग भी कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर पीएम मोदी ने रखी एक नई परियोजना की आधारशिला। LIGO इंडिया प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, जारी किया डाक टिकट सिक्का। समलैंगिक विवाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित। संविधान पीठ करेगी समलैंगिक जोड़ों की कानूनी मान्यता पर फैसला। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, बरकरार रहेगी शिंदे सरकार, कहा उद्धव पद नहीं छोड़ते तो राहत देती। दिल्ली के प्रशासनिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली सरकार को दिया ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार, 5 जजों की बेंच ने एकमत से सुनाया फैसला। पंजाब के नंगल में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, स्कूल के 10 बच्चे बेहोश, स्टूडेंट टीचर्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। व्यावसायिक फसलों में कपास की खेती करके किसान अच्छी आय कमा सकते हैं और जैसा कि वर्तमान समय देशी कपास की बुआई का चल रहा है, तो जो किसान देशी कपास की बुआई करना चाहते हैं वे किसान उन्नत किस्मों का चयन करके देशी कपास की बुआई करके अधिक उपज ले सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें देशी कपास की बुआई, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सफेद सोने के नाम से प्रसिद्ध कपास एक प्रमुख रेशे वाली फसल है। इसमें नेचुरल फाइबर पाया जाता है जिससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसकी खेती करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं देशी कपास की उन्नत खेती के बारे में। इसकी खेती के लिए दोमट से चिकनी दोमट भूमि उपयुक्त रहती है। जिन खेतों में पानी का भराव रहता है उन खेतों में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए भूमि की अच्छी तैयारी करना बहुत ही जरूरी होता है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। अब बात आती है खाद उर्वरक प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, खाद उर्वरकों का प्रयोग आप मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करें। और अगर आप किन्हीं कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाए हैं तो आप 25 किलोग्राम यूरिया और 31 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति बीघा बुआई से पहले खेत तैयारी के समय ड्रिल करें। और जिन खेतों में जड़गलन रोग का प्रकोप अधिक होता है उन खेतों के लिए बुआई से पूर्व 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम को 50 किलो आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह मिलाकर छाया में रख दें। फिर इस मिश्रण को बुआई के समय प्रति बीघा की दर से पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, देशी कपास की खेती के लिए RG8, RG18, राज DH9, HD 123, RG 542 उन्नत किस्में हैं, जिनकी औसत उपज क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है तो देशी कपास की खेती के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। किसान भाइयों, मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में देशी कपास का 3 किलो बीज लेकर ऊपर से व्यापारी श्रेणी का सांद्र गंधक का अम्ल 300 ग्राम को डालकर 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करें। इससे बीजों का सारा रेशा उतर जाएगा। फिर बीजों वाले बर्तन में 10 लीटर पानी डालें और अच्छी तरह से हिलाकर पानी निकाल दें। बीजों को 3 बार सादा पानी से धोएं और फिर चूने वाले पानी यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट 50 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में 1 मिनट के लिए धोएं। फिर एक बार दोबारा धोएं और छाया में सुखाएं।
किसान भाइयों, इस क्रिया को करते समय दस्तानों का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, कार्बेंडिज्म 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 67.5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए बीजों की बुआई करें। यह ध्यान रखें कि बीज के ऊपर 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक मिट्टी न गिरे, अन्यथा बीजों के अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। किसान भाइयों, फसलों को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडीमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी। परिणाम स्वरूप किसान भाइयों को फसल से उपज भी अधिक मिलेगी। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उससे पूछा है जिला बिलासपुर के किसान मोहम्मद वसीम ने। आप गर्मी के मौसम में अंडा देने वाली मुर्गियों की देखरेख और उनके प्रबंधनों पर जानकारी चाहते हैं। तो मोहम्मद वसीम जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। लेयर मुर्गी सामान्यतः अंडों के लिए पाली जाती है और इनका जो अंडों का उत्पादन है, ये देखा जाता है कि गर्मी के माह में बहुत ज़्यादा इस पर कमी देखी जाती है। इसका कारण ख़ासतौर से गर्मियों में होने वाला जो स्ट्रेस है मुर्गियों पे, वो है। सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे कि मुर्गियों का रखरखाव गर्मी के मौसम में कैसे किया जाए। किसान भाइयों, लेयर मुर्गी पालन अधिक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन मौसम के अनुसार इनकी देखरेख करना बेहद अनिवार्य होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लेयर मुर्गियों की चूजों की उचित देखभाल जरूर करें। सर्वप्रथम जैसे ही हम मुर्गियों को लेकर के आते हैं, चूज़ों को लेकर के आते हैं अपने फार्म पर, उन्हें तुरंत इमीडिएट बॉक्स से बाहर निकालें। बॉक्स से बाहर निकालने के पश्चात उन्हें साफ स्वच्छ एवं ठंडा पानी दें। ठंडे पानी में तकरीबन 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इलेक्ट्रॉल पाउडर मिलाएं और इसे 5 से 6 घंटे तक दें। 5 से 6 घंटे तक देने के पश्चात मुर्गियों को अगले 6 से 7 घंटे सिर्फ जो है मक्के का दरिया प्रदान करें। इससे मुर्गियों को इस्टेब्लिशमेंट अच्छा मिल जाता है और उनका एनवायरनमेंट भी आसपास का सराउंडिंग अच्छा रहता है। जनरली जो किसान भाई होते हैं वो अपने फार्म पर जहाँ पे भी मुर्गी पालते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो लीटर की मोटाई है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसा देखें कि लीटर थोड़ा सा सूख गया है, उस पर तकरीबन कुछ थोड़ा पानी का छिड़काव करें। छिड़काव करने के से थोड़ा जब लीटर गीला हो जाता है तो मुर्गियां अपने पंख फैला करके अपना तापमान जो है सामान्य करने की कोशिश करती हैं। जब भी हम मुर्गी लाएंगे तो 1 स्क्वायर फीट 3 चूज़ों के लिए स्पेस जो है बना करके रखना चाहिए। 0 से लेके 10 दिन तक, 11 से लेके 20 दिन तक के जो चूजे हैं उनके लिए जो स्पेस है आपका वो तकरीबन 2 स्क्वायर फीट प्रति 2 चूजा, और इसके पश्चात 21 दिन से लेकर 30 दिन तक 1 स्क्वायर फीट प्रति चूजा होना चाहिए। इस तरह जो है ओवर क्राउडिंग से बचा जा सकता है। मुर्गी पालक भाइयों, लेयर मुर्गियों से गर्मी के मौसम में भी अधिक अंडा उत्पादन मिले, इसके लिए आप मुर्गियों के आवास में उचित वातावरण बनाने के लिए इन बताई जा रही बातों को ध्यान में रखते हुए आवास का प्रबंधन करें। इसके पश्चात ये आपकी जो शेड है, शेड में आपका वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। वेंटिलेशन के लिए क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। क्रॉस वेंटिलेशन में ये चीज़ का ध्यान रखें हमेशा कि जब भी आप क्रॉस वेंटिलेशन करते हैं तो हवा बहुत ज़्यादा चौड़े शेड में रुक जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा चौड़े शेड भी नहीं बनाने हैं। एक अनुपातित शेड बनाने हैं, ज़्यादा ना तो ज़्यादा चौड़े हों ना ज़्यादा सकरे हों। आप जब भी अपने शेड का रखरखाव गर्मी के समय करें
तो पहले अपने छत पर ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि सन लाइट रिफ्लेक्ट हो, तो वाइट सीमेंट या चूना जो भी है उससे उसका आप पुताई करवा सकते हैं। इसके बाद कई जगह पर पानी की व्यवस्था जहाँ अच्छी है वहाँ पर आपको स्प्रिंकलर लगाने चाहिए। स्प्रिंकलर लगाने से तापमान में गिरावट आ जाती है शेड के अंदर, जो कि अंडे उत्पादन में बहुत सहयोगी है। इसके बाद यदि कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है तो शेड के ऊपर भूसे, पुआल आदि का बिछावन करें, जिससे थोड़ा टेम्परेचर डायरेक्टली उन मुर्गियों पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा और शेड में भी तापमान कम हो जाएगा। गर्मी के समय में 10 बजे के पश्चात थोड़ी गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तो आप उस पर दोनों साइड पे पूरे पोल्ट्री के शेड पे ढक दें और समय समय पर पानी चला करके उन्हें भिगाएं। पानी चला करके भिगाने से जो भी हवाएं अंदर प्रवेश करेंगी तो वो ठंडी हवाएं होंगी और जिससे टेम्परेचर में थोड़ा गिरावट रहेगी। और यदि आपके पास सुविधा हो और यदि आपका इकोनॉमिक स्टेटस अलाउ करे तो आप दोनों साइड से पंखे लगा सकते हैं। गर्म हवाओं को निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था होती है, वो भी किसान भाइयों को करना चाहिए। किसान भाइयों, लेयर मुर्गियों का उचित विकास हो, इसके लिए आप गर्मी के मौसम में इनका आहार प्रबंधन करते हुए पानी की व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान दें, तभी आपको लेयर मुर्गी पालन से अच्छा लाभ मिलेगा। इसके पश्चात जो दाना है, बड़ी मुर्गियों को तकरीबन 11 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक दाना ना प्रदान करें। दाना प्रदान करने से जनरली क्या होता है कि जो दाने की हीट है वो बॉडी को हीट एग्जॉस्ट करने में मदद नहीं कर पाती। हाँ, ज़्यादा गर्मियों के सीज़न में वैसे भी किसान भाइयों ने देखा होगा कि मुर्गियां रिफ्यूज़ करती हैं, अपने आप को कूल रखने के लिए दाना छोड़ करके दूसरे माध्यम अपनाती हैं कि हम कैसे ठंडे रहें। तो इसलिए दाना ना ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात के समय, शाम के समय दाना प्रदान करें। कई बार ऐसा होता है कि क्या दाने में क्या दें गर्मी के समय। गर्मी के समय में मक्का, राइस पॉलिश, राइस ब्रान और फिश मील वगैरह का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। इसकी डाइट में ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन की डाइट ज़्यादा रहे, इसमें प्रोटीन ज़्यादा रहे, या फिश मील जो है आप ज़्यादा कर सकते हैं। प्रोटीन डाइट रखने से बॉडी एक तो मेंटेन रहती है और प्रोडक्शन भी अच्छा आता है। मुर्गियों को जब हम पानी देते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि दिन में 4 बार तकरीबन जो पानी पीने का है, चारों बार ठंडा, साफ, स्वच्छ होना चाहिए। और इसमें स्ट्रेस घटाने के लिए विटामिन सी मिलाते रहें, जिससे क्या है जो गर्मी के कारण स्ट्रेस है मुर्गियों के ऊपर वो कम पड़ता है। एंटी स्ट्रेस विटामिन है, इसलिए इस विटामिन को आप आराम से मिला सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरे द्वारा बताई गई जितनी भी बातें उन्हें पालन करके अपने अंडा उत्पादन की दर को बढ़ाएं एवं मुर्गियों को स्वस्थ रखें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।